Hello students, welcome to AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes. आज की पहली क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल, जिसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था साइंस के बारे में, और मैंने आपको बायो के पूरे टॉपिक डिस्कस किए थे, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जो टॉपिक हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो वो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, उसे ज़रूर देखिएगा, है ना। उसको देखने से आपको एक अंदाजा लग जाएगा या आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बायो को पढ़ना कैसे है और किस किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कई हिंदी वाले स्टूडेंट भी होंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें थोड़ा डाउट होता है कि हमें बायो हिंदी में पढ़ने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो कि बहुत रेयरली भी होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ों, दोनों ही जो लैंग्वेज है उसमें क्लासेस मिलेंगी, तो इसलिए मैंने वो पूरी चीज़ वहाँ पर बताई थी। और आज मैं बायो का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बायो के बारे में देती हूँ कि ये बायोलॉजी है क्या, ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, है ना, और इनके फादर कौन है। कुछ बेसिक चीजें भी हमें साथ ही साथ में पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज तो ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था लेमार्क, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रेविरेनस, है ना। एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने 1802 में, जिन्होंने 1802 में ये बायोलॉजी वर्ड दिया था। बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इसकी तोड़फोड़ करते हैं और इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। ये किन के मेल से बना है, तो ये बायो और लॉजी के मेल से बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, जीवन। और लॉजी से क्या निकलता है, तो इससे निकलता है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। क्या होता है जिसका मतलब, स्टडी ऑफ। हिंदी में जिसे हम कहते हैं का अध्ययन, हिंदी में जिसे हम का अध्ययन कहते हैं। तो फिर बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का अध्ययन। और जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहा कहलाता है। जहां पर संपूर्ण जीवन की बात हो, लिविंग थिंग्स की बात हो, यानी कि सजीव जीवों के बारे में बात हो, वो हमें कहाँ पढ़ना होता है, बायोलॉजी में। बट अभी एक प्रॉब्लम है, अगर कोई हमसे ये बोलेगा कि हमें हमारे शरीर के बारे में पढ़ना है या हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो वो बायो में मिलेगा क्या, डेफिनेटली मिलेगा। बायो में तो यही सब पढ़ते हैं। फिर अगर हमसे कोई बोले कि प्लांट्स के बारे में कहाँ पढ़ना है, तो वो भी हम कहाँ पर पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। बट फिर भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो बायो के भी दो सेक्शन होते हैं, मतलब बायो एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बायो में भी दो सब्जेक्ट होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो एक होता है जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और एक होता है बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो फिर से सुनिए, जहां पर जीवन के अध्ययन की बात हो, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ हो, तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी। जिसमें हम हमारे बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, या मैं कहूँ जिसमें हम लगभग 600 से ज्यादा प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके दो सेक्शन है, जूलॉजी जंतु विज्ञान में हम एनिमल्स या हमारे बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में हम 600 से ज्यादा प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो दो साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। सबसे ऊपर आपने किसका नाम ध्यान में रखा है, लेमार्क और ट्रेविरेनस का। और अब आपको किसका नाम ध्यान रखना है, तो एक का नाम है अरस्तु और एक का नाम है थियोफ्रास्टस। ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है, तो इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात हो
या ये बताना हो कि जो जूलॉजी है उसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। और कई सारी रिसर्च की भी अगर मैं बात करूं तो वो सब किसने की है, एरिस्टोटल ने की है। इसलिए एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान का जनक। सेम यही चीज थियोफ्रास्टस ने लगभग 600 से ज्यादा प्लांट्स के बारे में बताया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक। अब एक चीज यहाँ पर ये भी हमें पढ़नी होगी कि इसका कोई रिटन प्रूफ है क्या, क्या हमें कहीं लिखा मिलता है कि अरस्तु की कोई बुक है जिसमें हमने इतनी सारी चीजों को पढ़ा हो, या फिर थियोफ्रास्टस की कोई बुक है जिसमें हमें बॉटनी की इंफॉर्मेशन मिले, डेफिनेटली है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली चीज कि इनकी बुक का नाम क्या है ना। तो अरस्तु की बुक का नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम। और थियोफ्रास्टस इनकी भी क्या है, एक बुक है, और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम। क्लियर। तो इनकी बुक अलग हो गई और अरिस्टोटल की बुक अलग हो गई है। ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो बायोलॉजी है उसमें जीवन का अध्ययन होता है। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया है, लेमार्को ट्रेवेरिनस ने दिया है। कब दिया है, तो 1802 में दिया है। बायोलॉजी में हमें किन किन चीजों को पढ़ना होता है, तो हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना होता है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, इनकी बुक्स भी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन ठीक से समझ आई होगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है सेल यानी कि कोशिका। अब हम कोशिका टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा क्योंकि आप लिख के पढ़ोगे तो आप ही के लिए और ज्यादा बेटर होगा। साथ ही साथ आप डायग्राम भी बनाते चलिएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ओके। तो और फिर आप ये मत सोचना कि कितना सारा लिखना पड़ रहा है, लिख के पढ़ोगे तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी, है ना। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लास्ट में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन और दे दूंगी। ओके। सो सेल पढ़ने के पहले आज की इस क्लास में हमें सेल के बारे में क्या क्या पढ़ना है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप भी किसी टॉपिक को पढ़ने जाएं तो सबसे पहले ये जरूर देखना कि आपको उसमें पढ़ना क्या क्या है। अब जैसे कोशिका के बारे में बात करें, मैंने यही टॉपिक क्यों लिया है क्योंकि पहले दिन भी मैंने आपसे बताया था कि हमारी जो पूरी शरीर है, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, कोशिका से मिलकर बनी, हाँ या ना। ये किससे मिलकर बनी है, कोशिका से। अब कोशिका से मिलकर बनी है तो सबसे पहले उसके बारे में तो पढ़ना होगा कि ये कोशिका दिखती कैसे है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, इसकी खोज किसने की यानी इसकी डिस्कवरी किसने की, है ना। तो इन सब चीजों पर बात करनी है। तो सबसे पहली चीज आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कोशिका की खोज की किसने। सबसे पहले डेड सेल आई, ये लिविंग सेल आई। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाँ चलो ठीक है, कोशिका की खोज तो हो गई, फिर किसकी खोज हुई, जीवित कोशिका की खोज हुई। अब ये किसने करी, किस में करी और कैसे करी, ये भी हम जानेंगे। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के बारे में भी हम जानेंगे कि किन साइंटिस्ट ने कोशिका को लेकर अपनी थ्योरी दी, किन साइंटिस्ट ने अपने कोशिका को लेकर अपने सिद्धांत दिए। फिर उन्हीं सिद्धांतों में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, उसे एक मॉडर्न रूप दिया गया, और फिर मैं आपको बताऊंगी आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। और सबसे लास्ट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का ही डायग्राम बनवाने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको जो डायग्राम ओरिजिनल होता है वो दिखाऊंगी, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली बना के बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें कैसे होती हैं और किस किस जगह पर होती है। आई होप आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया, है ना। तो एक इमेज आपके सामने है यहाँ पर, है ना। साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेल को लेकर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी को भी हम थोड़ा सा तोड़ फोड़ करते हैं और इसका मीनिंग जानते हैं। तो सबसे पहली चीज कि साइटो का मतलब होता है सेल, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं हिंदी में, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और लॉजी से क्या निकलता है, लोगोस,
जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ, हिंदी में जिसे हम क्या बोलेंगे, का अध्ययन, का अध्ययन। तो फिर एक बात बताइए कि साइटोलॉजी क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन ही क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले खोज किसने की, तो उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, उसकी खोज की। कब की, तो 1665 में की। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सबसे पहले सेल को खोजा किस में गया, तो सिंपल से एक आंसर देना है, कॉर्क में खोजा गया। कॉर्क क्या होता है, तो पेड़ में एक छाल के रूप में आप कॉर्क को समझ सकते हो। या पहले के समय में जो बर्नियां चलती थी कांच की, उसका जो ढक्कन होता था, जो लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी किसका रहता था, कॉर्क का। वहां से भी समझ सकते हो। ये शैंपेन की बोतल तो पता होगी, उसका भी जो ढक्कन होता है लकड़ी का, वो भी किससे बना होता है, तो वो भी कॉर्क का बना होता है। तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सबसे पहले सेल को कॉर्क में देखा था। ये क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके के सेल को देखा था। तो जब इन्होंने सेल को देखा था, तो पहली डेड सेल इन्होंने पाई। इनको ये पता था कि हाँ, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना है ये सेल है, लेकिन सेल लिविंग होती है ऐसा कुछ ये नहीं जान पाए थे। तो इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को क्या किया था, डिस्कवर। इन्होंने पहली मृत कोशिका की क्या करी थी, खोज, है ना। अच्छा, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, तो रॉबर्ट हुक की एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया बुक में ही हमें सेल की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब फर्स्ट डेड सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी थोड़ी सी चीज और यहाँ पर समझनी है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने 1665 में इसे डिस्कवर किया। इन्होंने फर्स्ट डेड सेल तो लेकर आए ही, साथ ही साथ इनकी एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें हमें इसकी संपूर्ण जानकारी या फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, जब इन्होंने सेल को डिस्कवर किया या उसकी खोज की, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनको मिला था, है ना। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनको मिला था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनको मिला था, है ना। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने जब इस स्ट्रक्चर को देखा था, तो ये स्ट्रक्चर इन्हें कैसा मिला था, पूरा ब्लैंक, एक खाली रूम की तरह मिला था, है ना। किसकी तरह मिला था, एक खाली रूम, क्योंकि सेल का मतलब ही होता है खाली रूम। यहीं से ही एक वर्ड निकला था जिसका नाम था सेला। ध्यान से सुनिएगा, यहां से ही निकला था सेला। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, कोशा। ये हिंदी में क्या कहलाता है, कोशा। और इस सेल वर्ड से ही क्या बनता है, तो इसी से बनता है सेल, हिंदी में जिसे हम कोशिका कहते हैं। हिंदी में जिसे हम कोशिका कहते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि सेल के पहले उसका नाम क्या था, तो कई जगह आपको ये सेला नाम मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सेला से ही वर्ड क्या निकलता है, सेल। अब एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर लेना कि फर्स्ट डेड सेल को किस में देखा, तो इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को देखा था कॉर्क। किस में देखा था, तो इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को देखा था, पहली मृत कोशिका को कॉर्क में देखा था, जो कि मैंने आपको बता दिया कॉर्क क्या होता है। सो ये हो गई आपकी सेल की इंफॉर्मेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। यहाँ मैंने ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है कि हमारी पूरी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, बट उसका यहाँ कोई जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो बस यही पता चला है कि हाँ, सेल जैसा कुछ होता है। अब सेल लिविंग है या डेड है, ये सारी चीजें अभी हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो ये होती है यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन। और देखा किसकी हेल्प से था, तो ऐसे आंखों से नहीं देखा था, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रॉबर्ट हुक को पता नहीं क्या हुआ, फिर वो अचानक से गए कॉर्क के पास, कॉर्क में उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो इतनी आंखें किसी की तेज नहीं होती हैं, कहीं पर भी किसी भी बहुत छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ही यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, फर्स्ट डेड सेल के बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये आपको कई बार ल्यूवेनहॉक के नाम से भी आ जाते हैं, कई बार आते हैं ना, जरूरी नहीं पूरा नाम आए, बट इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। 1674 में इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में बताया था। एक्चुअली इन्होंने बताया कि सेल डेड नहीं होती है, कोशिका मृत नहीं होती है, बल्कि कोशिका कैसी होती है, सजीव होती है। तो ध्यान से सुनिएगा,
पहली चीज तो ये कि कोशिका सजीव होती है, इसके बारे में किसने बताया? तो फर्स्ट लिविंग सेल की इंफॉर्मेशन देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका को 1674 में डिस्कवर किया, उसकी खोज की। और किसमें की? तो पानी में शैवाल की मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की। मतलब किसमें की? तो पानी में शैवाल के रूप में, एल्गी के फॉर्म में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखने के लिए ये पहले व्यक्ति बने थे। मुक्त जीवित कोशिका का यहाँ पर फर्स्ट लिविंग सेल से ही है। आप केवल ना कई बार चीजों को समझना, ऐसे बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो कई बार कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो आप सिंपली समझो, फर्स्ट डेड सेल मतलब रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लिविंग सेल मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसमें देखी? तो इन्होंने पानी में एल्गी के फॉर्म में देखी, शैवाल के रूप में देखी। कब देखी? 1674 में देखी। सिंपल था। यहाँ पे हमें कोई दूसरी चीज और नहीं देखनी है। देखो कुछ इस तरीके से देखी थी, डायग्राम भी है आपके सामने, मतलब इमेज भी है। और ये इनका माइक्रोस्कोप था जो कि इन्होंने ही डिस्कवर किया था, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। और ये कुछ इस तरीके से डिस्कवरी करते थे। और जरूरी नहीं कि किसी एक चीज को किसी एक व्यक्ति ने ही देखा हो, कई सारे साइंटिस्ट इसके मतलब पहले चीजों को डिस्कवर करते थे, बट जो फाइनली प्रूव कर देता था फिर उसी का नाम आता था। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के बारे में, है ना, कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है ना। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। पर इनके पहले गैलीलियो ने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, उस चीज को बट प्रूव किसने कर दिया था? न्यूटन ने कर दिया था। इसलिए हम न्यूटन का नाम पढ़ते हैं। जब भी आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे ना, एनसीईआरटी वो स्कूल वाली बुक ओपन करके मत बैठ जाना, इतना नहीं जाना। एनसीईआरटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए एक अलग से बुक आती है मार्केट में, मोटी सी बुक रहती है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिलती है। तो उसी के पहले पेज पे ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है फिजिक्स में, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कोई एक साइंटिस्ट किसी एक चीज को डिस्कवर नहीं करते थे, कई सारे साइंटिस्ट करते थे। बस ये कि जो उसे प्रूव कर देता था फिर बस उसी का नाम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो फर्स्ट डेड सेल हो गई, फर्स्ट लिविंग सेल हो गई। बार बार इसे दोहराएंगे, बार बार इसका रिवीजन करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि हमें क्लास में ही चीजें याद हो जाए। फर्स्ट उसके बाद सेल थ्योरी की तरफ आते हैं। तो सेल डेड होती है, पता चल गया। फिर सेल लिविंग होती है, पता चल गया। लेकिन हमारी पूरी शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बनी होती है, ये हमें पता नहीं चला है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था श्लाइडेन और एक का नाम था शॉन। पहले आप मेरी भाषा में समझिए, फिर हम ये भाषा में समझेंगे, है ना, ये तो आपकी हेल्प के लिए बस। तो एक दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था श्लाइडेन और एक का नाम था शॉन। इन दोनों ने हमें कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, सेल थ्योरी के बारे में बेसिकली इन्होंने बताया था। इन्होंने कब दी थी सेल थ्योरी? तो 1838-39 में दी थी, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिखा है। इन्होंने सेल थ्योरी कब दी थी? तो 1838, है ना, और 1839 में दी थी। मैं ऊपर लिख भी दे रही हूँ, 1838, 39 इसका टाइम पीरियड है, आपको यही मिलेगा। और अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो सीधे वो 1839 दे देंगे, है ना, इससे आगे पीछे नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, या तो ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया, बाकी इनका पूरा नाम लिखा गया है, मैथियास श्लेडेन और थियोडर शॉन। पूरा नाम याद नहीं भी रखेंगे, अगर आप श्लाइडेन और शॉन भी याद रखेंगे ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम हिंदी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हिंदी में क्या होता है कि कई नाम ऐसे होते हैं जिनके चार ऑप्शन वो मिलते जुलते देते हैं, जैसे वर्तनी में ऐसा होता है ज्यादातर। तो ये तो साइंस है, साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि मिलते जुलते आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे। एक चीज और, जो स्लेडेन थे, है ना, स्लेडेन और शॉन की बात करें तो स्लेडेन कौन थे? तो ये ना एक वनस्पति शास्त्री थे। वनस्पति शास्त्री का मतलब होता है कि ये बॉटनिस्ट थे, है ना। और फिर जूलॉजिस्ट कौन थे? तो वो थे शॉन। कहाँ गए शॉन का नाम? ये रहा। तो अगर पहली चीज यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या? डेफिनेटली बनता है। सेल थ्योरी किसने दी? तो स्लाइडेन और शॉन ने दी। कब दी? 1838-39 में दी। स्लाइडेन की बात करें तो ये कौन थे? तो ये बॉटनिस्ट थे। शॉन की बात करें तो ये जूलॉजिस्ट थे। तो हमें ये तो पता चल गया था कि जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर बात आएगी प्लांट्स की, या बात आती है एनिमल्स की, किसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? लिविंग थिंग्स की तो बात हो गई, लेकिन क्या पौधों का भी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? उनका जो स्ट्रक्चर है क्या वो भी सेल से ही डेवलप हुआ है? या हमारी बॉडी भी सच में सेल से ही जो है बनी हुई है? इन सारी चीजों पर बात किसने की थी? श्लाइडेन और शॉन।
और सबसे पहली चीज श्लाइडेन ने हमें बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो भी बने होते हैं कोशिकाओं से मिलकर। और जो शॉन थे उन्होंने हमें बताया था कि हमारा पूरा शरीर भी किससे मिलकर बना है, कोशिका से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो इन्होंने यही बता दी थी कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों ही चीजें किससे मिलकर बनी है, तो दोनों ही कोशिका से मिलकर बनी है। श्लाइडेन ने कौन थे, तो ये बॉटनिस्ट थे, और शॉन कौन थे, तो ये एक जूलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो हमारा पूरा शरीर है या प्रत्येक जीवित कोशिकाओं प्रत्येक जीवित जीव जो है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोशिका सभी प्राणियों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, और कुछ एक्स्ट्रा में भी मैं आपको चीजें बताती हूँ। पहला पॉइंट, जो सेल है वो हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर हम अब क्या बोलेंगे, कोशिका। कोशिका से छोटा हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है ना। दूसरी चीज ये कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है, मतलब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब स्ट्रक्चरल कैसे है, तो हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर यानी एक संरचना देने का काम किसने किया है, सेल ने किया। इसलिए ये क्या हो जाएगी, संरचनात्मक इकाई हो जाएगी। और हमारी पूरी बॉडी में हम जो काम करते हैं, मुझे जो शरीर में एनर्जी मिल रही है, या मुझे प्रोटीन मिल रहा है, या XYZ में प्रॉपर खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, या इवन आप पढ़ भी रहे हो, ये सब किसके कारण हो रहा है, सेल के कारण। तो हम जो भी काम कर रहे हो, या हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की भी मैं बात करूं, सब किसके द्वारा हो रहा है, सेल के द्वारा। सेल के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है, जो कि मेन क्रिएटर होता है। यहाँ लिखा नहीं है बट सुन लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, मतलब वो भी एक इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, ये थोड़ा सुनने वाला मुद्दा है। एक्चुअली यहाँ पर आके थोड़ी सी कहानी अटकती है। ऊपर की कहानी तो पूरी सही है, लेकिन कहानी यहाँ पर अटकती है कि श्लाइडेन और शॉन ने बताया था कि जो कोशिका पहले से बनी हुई होती है, उसी से ही कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। बट वो इस चीज को प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाए थे। इस कारण ये इस चीज को आगे मॉडर्न रूप दिया गया, आधुनिक रूप दिया गया। और वो किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, तो इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी, यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया, है ना। और वो सिद्धांत क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जो ओमनी सेलुला ई सेलुला है, इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओमनीस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग। हिंदी वालों आप इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्व या प्रारंभिक। सेलुला का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सेल यानी कोशिका। ई का मतलब होता है टू, और सेलुला का मतलब तो अभी मैंने आपको बताया है, सेल यानी कोशिका। यानी पहले से बनी हुई कोशिकाओं से ही कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसा हमें किसने बताया था, विर्चो जी ने बताया था, रुडोल्फ विर्चो जी ने बताया था। इन्होंने इस चीज को फाइनली प्रूव कर दिया था कि हमारी जो पूरी शरीर है वो एक कोशिका से नहीं बल्कि वो अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और जो कोशिका पहले से बनी हुई होती है, जैसे ये है एक सेल, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक सेल, तो इसी एक सेल से ही क्या होगा, कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इस एक सेल से ही क्या बनेंगे, कई सारी सेल्स बनेंगी। फिर उनमें से भी, है ना, फिर उनमें से भी क्या होगा, तो वो जो सेल्स होंगी उनसे भी क्या होगा, कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होगा। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेंगी। या मैं कहूँ, यहाँ से हमें सेल डिवीजन के बारे में पता चला, कोशिका विभाजन के बारे में पता चला। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। सेल का बनना भी
और सेल का मरना भी, उसका डेड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे बॉडी में सेल बनती ही जा रही है तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है ना, और सेल अगर डेड ही होते जा रही है तो वो भी अच्छी नहीं है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलते रहना चाहिए, बनना भी और उसका डेड होना भी, बनना भी डेड होना भी, तभी जाके हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी, ठीक से काम करेगी। सो ये हो गया हमारा रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी। वापस से एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, देन हम अपने डायग्राम की तरफ मूव करेंगे, है ना। और ये पूरा कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा नोट डाउन करने के लिए। आप नोट डाउन करोगे, लिख लिख के पढ़ोगे, आपके के लिए अच्छा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली मैं ना लिख के पढ़ाती हूँ, बट मैं ये पीडीएफ से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मैं डायग्राम अच्छे से यूज कर सकूँ। दूसरी चीज है कि लिख के पढ़ाऊंगी, मतलब ये ऑलरेडी इतना लिखा रहेगा तो समय भी बचेगा, मैं एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगी, है ना, मतलब एक्सप्लेन करने पे ज्यादा फोकस होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, है ना। पेन को साइड में रख दीजिए और बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। रॉबर्ट हुक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, जिन्होंने सेल की खोज की थी। इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट डेड सेल को देखा था, पहली मृत कोशिका को किस में देखा था, कॉर्क में देखा था, है ना। और इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को कॉर्क में देखा तो ये जो उसका स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया था, जो कि कैसा था, खाली रूम के जैसा था। तो इन्होंने उसे नाम दे दिया था सेला, और सेला से ही वर्ड क्या निकला है, सेल निकला है। कोशा से ही क्या निकला है, कोशिका निकला है। इन सब की इंफॉर्मेशन हमें रॉबर्ट हुक की एक बुक में मिलती है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद सेल थ्योरी की तरफ। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में, जिसके बारे में फर्स्ट लिविंग सेल यानी पहली जीवित कोशिका के बारे में बताया था। और पानी में शैवाल में इन्होंने इस चीज को देखा था कि हाँ, सेल डेड ही नहीं होती है बल्कि कैसी होती है, तो ये जो है वो लिविंग होती है यानी कि सजीव होती है। ऐसा हमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया था। और इन्हीं के द्वारा डिस्कवर किए गए माइक्रोस्कोप में ही इन्होंने उस चीज को देखा था और उसके बारे में बताया था। अच्छा, कई जगह पे ये भी बताया जाता है कि इन्होंने बैक्टीरिया में देखा था, तो वो थोड़ा सा आप ऑप्शन को देख लेना, बाकी तो यही है कि तालाब में, पानी में देखा था। मोस्टली आपको एनसीईआरटी वगैरह में भी यही मिलेगा, है ना। बट कुछ कुछ जगह आपको ये भी आप देखने को मिलेगा कि इन्होंने बैक्टीरिया में भी सेल को डिस्कवर किया था, बट रियलिटी यही है कि पानी में शैवाल को। नेक्स्ट आते हैं सेल थ्योरी। 1838-39 में सेल थ्योरी किसने दी थी, तो ये श्लाइडेन और शॉन ने दी थी। श्लाइडेन और शॉन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। श्लाइडेन की अगर हम बात करें तो ये बॉटनिस्ट थे, और अगर हम शॉन की बात करें तो ये जूलॉजिस्ट थे। तो हमारी पूरी बॉडी हो या प्लांट्स का पूरा स्ट्रक्चर हो, दोनों ही कोशिका से मिलकर बना हो, ये इन दोनों ने ही हमको यहाँ पर बताया था। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है। और इसमें न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक होता है वो मेन क्रिएटर होता है, मुख्य अभिकर्ता होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल, है ना। ये नोट डाउन भी कर लेना। इनमें जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो केंद्रक होता है ना, लिख लेना कि वो मेन क्रिएटर होता है, कि वो मेन क्रिएटर होता है, हिंदी में जिसे हम मुख्य अभिकर्ता कहते हैं, हिंदी में जिसे हम मुख्य अभिकर्ता कहते हैं। ओके। अब जिनके भी माइंड में ये चल रहा हो कि भाई ये न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, बस थोड़ी सी देर आपको विथ डायग्राम में बताने वाली हूँ कि ये होता क्या है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर हो गई हो। सेल के बाद मॉडर्न सेल थ्योरी भी मैंने आपको बता दी थी, ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर, इसका मीनिंग क्या होता है, किसने दी, तो रुडोल्फ विर्चो ने दी, है ना। हिंदी में नाम नहीं लिखा है, आपके लिए मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ कि क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। चलिए अब आते हैं सबसे मेन डायग्राम की तरफ। विर्चो जी की फोटो भी लगी है, ये है आपका सेल का डायग्राम, कोशिका का डायग्राम, ये आपके सामने है। बट इस डायग्राम, ये ओरिजिनल डायग्राम में, पहली चीज तो एचडी में है ना। ये जो है आपका ओरिजिनल डायग्राम है जिसमें हम किसी भी चीज को ना अभी पुट नहीं करेंगे, बट मैं अभी ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। इसमें थोड़ा लिखूंगी कुछ भी नहीं, बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि ये हमारा क्या होता है, केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस है,
ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका लाइसोसोम है, आपकी गोल्जी बॉडी है ना। और फिर इसके अंदर एक लिक्विड होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली नुमा पदार्थ जिसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म है। और यही सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, बट कुछ चीजें एब्सेंट होती हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल में छोटा सा डिफरेंस भी होता है ना, मतलब छोटा सा क्या, 3-4 डिफरेंसेस है। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है वो कैसी है, अलग अलग है। हमारी बॉडी के सेल अलग दिखती है, प्लांट्स की अलग दिखती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लांट्स में है, हमारी बॉडी में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है ना, हरित लवक। हरित लवक जो होते हैं वो हमारी लीफ को ग्रीन कलर देने का काम करते हैं। और जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में ही बनाते हैं, लीफ में बनाते हैं। क्या ऐसा कुछ हमारे बॉडी में होता है? नहीं। तो हमें क्लोरोप्लास्ट की जरूरत ही नहीं है। तो वो कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में, हमारे में नहीं पाया जाता है। और जो ये फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, सन की जो लाइट है, सूर्य के प्रकाश से ही बनाते हैं। एक होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं, हमारे बॉडी में नहीं होती, प्लांट्स में ही होती है। तो हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है और उनके पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों होती हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका हमें डिफरेंस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को बस एक बार देख लीजिए और देख के घबराइएगा नहीं। और अब हम बनाने जा रहे हैं अपना स्ट्रक्चर। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लूं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मुझे मिल सकती हैं। अच्छा, वो जा क्यों नहीं रहा है भाई? चलिए बिना समय बर्बाद करे नेक्स्ट पे सीधे आते हैं और हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्लांट सेल। कौन सी सेल? प्लांट सेल, है ना। और मैं ये एक छोटा सा क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। हो गया एक्सपेरिमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो आप भी कुछ इसी ही तरीके का स्ट्रक्चर बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है ना। आप पेन से भी बनाएंगे आपने तो चल जाएगा, कोशिश करिएगा कि आप 2-3 पेन का यूज करें। प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है ना। आपके सामने ये अभी प्लांट सेल में बना रही हूँ और इसमें ये 2 इस तरह से आप जो है वो मेम्ब्रेन बनाइएगा। तो ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं एनिमल सेल की तरफ, हमारे बॉडी में जो सेल होती है उसकी तरफ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहली चीज तो ओवल शेप में होता है ना, ऐसे गोल नहीं होता है ना। ऐसे ये गोल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसको तो मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। ओवल शेप में होता है तो कुछ इस तरीके से इसे बनाइएगा, कुछ इस तरीके से आप इसे बनाइएगा। ये आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल यहाँ हो गई, एनिमल सेल यहाँ हो गई। अभी मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, एक एक करके लिखूंगी। सबसे पहली चीज तो ये बाहर वाला जो सेक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, तो लिख लेना, ये है हमारा सेल वॉल। हिंदी वालों आप क्या बोलोगे, तो ये है कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं हम इसे, कोशिका भित्ति। ओके ठीक है। और क्या होता है, तो ये कोशिका भित्ति प्लांट्स में, हमारे बॉडी के सेल में तो नहीं है। ओके, फिर अंदर वाली जो ये लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये है कोशिका झिल्ली। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा और आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही एक एक लाइन में आपको क्लियर करके बता रही हूँ। पहली चीज तो ये कि कोशिका झिल्ली केवल और केवल प्लांट सेल में नहीं होती है, ये किस में भी पाई जाती है, एनिमल सेल।
हमारी बॉडी में ये एक ही होती है और एक ही मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी आपको मिलेगी, तो टेंशन मत लीजिएगा, वही है। नेक्स्ट आते हैं अब हम और तो यहाँ पर इस सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। ओके, सेम यही चीज आपको कहाँ पर मिलेगी, तो यही चीज आपको एनिमल सेल में भी मिलेगी। अब मैं एक चीज और बता दूं कि इस केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है ना। इस केंद्रक के क्या अंदर क्या होगा, तो इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। तो चलिए नाम देते हैं इनको। सबसे अंदर वाला जो ये सेक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, हिंदी में जो कि क्या कहलाएगी, केंद्रिका। हिंदी में जिसकी क्या कहलाएगी, केंद्रिका। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है बाहर वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, हिंदी में जिसे जो कि क्या कहलाता है, केंद्रक। हिंदी में ये केंद्रक होगा। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रक के अंदर ही क्या पाई जाती है, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर ही क्या पाई जाती है, तो इसी के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं और क्या क्या रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसी के ठीक चारों तरफ ऐसे ये बिखरा हुआ सा या ये मुड़ा हुआ सा क्या होता है, ईआर होता है। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सेम यही चीज किसमें होती है, तो सेम यही चीज हमारे बॉडी के सेल में भी होती है ना। ये कुछ इस तरह से जाल के रूप में होता है। इनके आधे हिस्सों में आपको क्या मिलेगा, तो इनके आधों हिस्से में आपको छोटे छोटे से ये राइबोसोम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो ये छोटे छोटे से राइबोसोम मिलेंगे। और ये राइबोसोम आपको केवल और केवल कुछ हिस्सों में मिलेंगे। सेम यही चीज किसमें भी होगी, तो हमारे बॉडी में भी होगी, है ना। अभी केवल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो ये हमने देखा राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट आते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल, और क्या क्या होते हैं, तो पहले तो नाम दे देते हैं, है ना। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, देखो पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो ईआर होता है, ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ, हिंदी वालों इसे हम चिकनी अंतः प्राद्रव जालिका बोलेंगे, और एक होता है रफ। एक क्या होता है, रफ, जिसे हम खुदरी अंतः प्राद्रव जालिका बोलेंगे। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, तो आपकी 60 से 70% प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो आपको ना आगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब मैं कभी ईआर बोलूंगी ना, तो अब आपके माइंड में क्लियर है कि ईआर मतलब जो न्यूक्लियस के चारों ओर होता है। राइबोसोम मतलब कि जो हमने कहाँ देखा था, ईआर के रफ वाले सेक्शन, है ना। और कहाँ कहाँ होता है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो चलिए नाम देते हैं। इस वाले सेक्शन को मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हिंदी वालों आप क्या बोलेंगे इसे, खुदरी अंतः प्रद्रव जालिका। क्या बोलेंगे, खुदरी अंतः प्रद्रव जालिका, है ना। और जिन हिस्सों में ये सेक्शन नहीं है, अब मैं इसका नाम कहाँ लिख दे रही हूँ, ऊपर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हिंदी वालों आप इसे क्या लिखेंगे, चिकनी अंतः प्राद्रव जालिका। तो इसका तो मैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। और इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम। डन। और क्या क्या होते हैं, तो पहली चीज तो राइबोसोम केवल इतने ही सेक्शन में नहीं होते हैं।
राइबोसोम छोटे छोटे पूरी सेल में इस तरह से बिखरे हुए से होते हैं। ये पूरी सेल में इस तरह से बिखरे हुए से होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल, है ना, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो, सब में ये आपको ऐसे मिलेंगे। एक चीज और, इसी के अंदर ना वैक्यूल्स होते हैं, तो जो वैक्यूल्स होंगे ना ये प्लांट में एक बड़े से होंगे और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे से ऐसे होते हैं, ये वैक्यूल होते हैं। तो इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम भी दे देती हूँ, ये क्या है, वैक्यूल्स, हिंदी में जो कि क्या कहलाती हैं, रिक्तिकाएं। क्या कहलाती हैं, रिक्तिकाएं। तो प्लांट में भी होंगे, एनिमल में भी होंगे, बस प्लांट सेल में एक ही होती है, बड़ी सी होती है आकार में, और एनिमल सेल में कई सारी होती है और छोटी छोटी होती है। और क्या क्या होते हैं, तो चलिए, अगर हम इसके अंदर वाले साइज को, या मैं कहूँ इस छोटे से डॉट को थोड़ा सा क्या कर दें, ऐसे बड़ा बना दें, तो ये क्या बन जाएगा, लाइसोसोम बनेगा। आगे आपको मैं बताऊंगी लाइसोसोम क्या होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लाइसोसोम। पूरी सेल में कुछ इस तरीके का होता है। तो चलो इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, लाइसोसोम, हिंदी में जो कि क्या कहलाता है, लाइसोसोम ही कहलाता है ना। तो ये लाइसोसोम यहाँ हो गया है, और यहाँ पे इसका भी क्या लिख देते हैं, लाइसोसोम। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा हो, लाइसोसोम। नेक्स्ट आते हैं, पूरी सेल के अंदर ना एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, नाम तो सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ना सुना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये मैंने आपके लिए बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर भी होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में ही मिलेगा। बस ये देख लीजिए कि मैं कैसे बना रही हूँ, फिर आप भी कुछ वैसा ही बनाना। ओके, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में ना एक चीज और बना देती हूँ ताकि बार बार ना पेन को उठाना पड़े, गोल्जी बॉडी, है ना, ये क्या है हमारी गोल्जी बॉडी, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉइल। कहाँ बना दे, यहाँ बना देते हैं, चलो ये आपकी है गोल्जी बॉडी, हिंदी में जो कि क्या कहलाती है, गोल्जी कॉइल। दैट्स इट। चलिए नाम दे देते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, हिंदी में क्या कहलाती है, गोल्जी कॉइल, है ना, हिंदी में गोल्जी कॉइल कहलाती है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, इसे भी हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी कॉइल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का भी मैंने नाम अभी लिखा नहीं है, तो चलिए इसे भी मेंशन कर लेते हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से सूत्र कड़ी का ही लिख लेना, क्या बोलते हैं, सूत्र कड़ी का, पर बहुत रेयरली ये नाम मिलेगा आपको, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही मिलता है। ये भी आप लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में लिख लेना सूत्र कड़िका, सूत्र कड़िका, है ना। सो ये है आपके सामने फाइनली डायग्राम प्लांट सेल एनिमल सेल का। एक लास्ट चीज और मेंशन करिएगा, और जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। पूरी सेल में ना एक लिक्विड होता है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, वाटर नहीं कहोगे आप इसे, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ताकि ये सारी चीजें बैलेंस्ड रहे, और उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, उसी को हम साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं। सेम यही चीज यहाँ पर भी होगी, क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य जो कि कहलाते हैं।
जीव द्रव्य कहलाते हैं। एक लास्ट चीज और मेंशन करिएगा कि जो प्लांट सेल होती हैं उनमें ना ऐसे पाए जाते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। उनमें इस तरह से एक डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का भी बनाइएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे बना दे भाई, नाम कहाँ लिख दे, है ना, हमारे बॉडी में नहीं होंगे, लेकिन ये किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक। चलिए अब एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसकी तरफ, हम पहले थोड़ा थोड़ा सा सबका काम जानते हैं। सबसे नीचे सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे पहले ये भी मेंशन कर दूं कि कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है। अब हमारे सामने सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना। तो ये आपका क्या है, एनिमल सेल, और प्लांट सेल, सॉरी ये आपका क्या है, एनिमल सेल। तो चलो इसे भी मेंशन कर देते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो ये कि इसे बनाने में कोई बहुत मेहनत नहीं लगती है। मैंने थोड़ा स्लोली इसलिए बनाया है ताकि हर एक चीज में आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करते चलूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने बहुत स्मूथली आपको सारी चीजें बताई हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप इसे थोड़ा स्पीड में भी वैसे देख सकते हैं जब डायग्राम में बनाऊं तब, है ना, बट छोटी छोटी चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने कहाँ पे क्या बोला है, कौन सी किस में है, कौन सी किस में नहीं। तो सेल वॉल हमारे बॉडी में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल पूरी सेल को एक तरह से स्ट्रक्चर देने का काम करती है, उसे एक संरचना देने का काम करती है ना। जो कोशिका भित्ति होती है वो हमारी प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर दे रही है, उसे एक संरचना देने का काम करती है, और एक तरह से पूरे सेल को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा भी देती है। मतलब ये एक स्ट्रक्चर तो दे ही रही है, उसको शेप या आकृति के साथ साथ उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। उसी के अंदर थी फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल की होती है, और सेकंड किसकी होती है, सेकंड सरफेस किसका होता है, तो वो होता है सेल मेम्ब्रेन का। एनिमल्स प्लांट सेल में सेकंड सरफेस होता है कोशिका झिल्ली का, लेकिन एनिमल सेल का एक ही सरफेस होता है और वो है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, तो हमारी बॉडी से सेल में जाने वाले और सेल से बॉडी में जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट है, ये उन्हें चूज करने का काम करती है, इसलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बहुत पतली मुलायम होती है। पूरी सेल जब आप पढ़ोगे तो किसी भी बुक में जब पढ़ोगे, लूसेंट वगैरह में मत पढ़िएगा, इतना कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। तो पूरी सेल में जब भी आप पढ़ेंगे तो किसी भी जगह पर तो आपको जैसे अर्ध पारगम्य हो गया यानी सेमी परमिएबल, एक परमिएबल आपको मिलेगा पारगम्य, और एक अपारगम्य मिलेगा। तो अर्ध पहली चीज तो पारगम्य मतलब जहां पर जो चीजें हैं वो कहां पर होंगी, एक ही जगह पर स्थिर रहेंगी, ठीक है। और अर्ध पारगम्य में क्या होगा कि जो चीजें हैं वो आर पार आती जाती रहेंगी, कोशिका से अंदर भी और कोशिका के बाहर भी। और अपारगम्य में ना तो अंदर रहेंगी ना तो बाहर रहेंगी, मतलब वो कांस्टेंट रहेंगी। तो ये कुछ चीजें आपको आगे मिलेंगी जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, है ना। वो अभी हम देखेंगे कि कौन सा अर्ध पारगम्य है, कौन सा पारगम्य है, कौन सा अपारगम्य है। तो फिर से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सॉरी क्या काम करती है, तो ये इसने प्लांट सेल को क्या करके रखा है, प्रोटेक्ट यानी उसे सुरक्षा प्रदान करके रखा है, सुरक्षा देने का काम किया है। कोशिका झिल्ली ने ये चूज करती है कि क्या कोशिका से अंदर आना है और कोशिका के बाहर क्या जाना है और क्या शरीर से कोशिका में आना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की लोकेशन क्या होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर ही क्या पाई जाती है, केंद्रिका। सो दिस इज अवर न्यूक्लियस, और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस पहली चीज तो क्या काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किसने करके रखा है, ब्रेन ने, वैसे ही पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। इसलिए हम इसे इस कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल ये कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसने पूरे सेल को क्या करके रखा है, कंट्रोल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों में ही चीजें वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम में जो प्रोटीन होता है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ ही ये कोशिका के विभाजन यानी सेल डिवीजन में भी मदद करता है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोलस
कोश जो राइबोसोम में प्रोटीन होते हैं उनके सिंथेसिस यानी संश्लेषण का काम करता है, और साथ ही साथ ये सेल के डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद एक चीज और, इस न्यूक्लियोलस में क्या पाया जाता है, तो इसमें डीएनए होता है। हमारे शरीर में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन। जीन के थोड़ा सा ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। सब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या क्या हो गया है, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस हो गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं तो राइबोसोम में प्रोटीन के निर्माण में सबसे ज्यादा हेल्प करना या प्रोटीन की पैकेजिंग करना या उसे प्रॉपर प्रोटीन का रूप देने का काम कौन करता है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यही क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ही हिस्से में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये काम किसके द्वारा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। फिर उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, तो हमारे बॉडी में जैसे लिपिड हो गया है ना, प्रोटीन हो गया, ये फैट हो गया, इनके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जिनके निर्माण में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतः प्रद्रव जालिका। नेक्स्ट आते हैं फिर वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं क्या करती हैं, वाटर लेवल को बैलेंस करने का ये एक तरीके से काम करती हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं, तो जो वेस्ट चीजें होती हैं सेल के अंदर ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसका पाचन कर लेते हैं, इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब या डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी जानते हैं। आत्महत्या की थैली, पाचन थैली और एटम बॉम्ब के नाम से किसे जाना जाता है, लाइसोसोम को, है ना, क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या ये अपनी ही कोशिका का डाइजेशन कर लेती है, पाचन कर लेती है। नेक्स्ट आते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे बॉडी में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में, है ना, और ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके कारण जो प्लांट्स में लीफ होती है वहां पर फूड बनाने में हेल्प करते हैं, ये वहां पर फूड बनाते हैं। एक चीज और, नेक्स्ट है फिर साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली नुमा पदार्थ होता है जो इन सभी चीजों को बैलेंस करके रखता है। इसमें केवल वाटर होता तो सारी चीजें इकट्ठा होकर एक ही प्लेस पर आ जाती, पर इसमें जेली के फॉर्म में ये होता है तो इधर उधर सारी चीजें घूमती रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल्स में, एक चीज और बता दूं कि प्लांट सेल में इसका जो साइज है बड़ा होता है, एनिमल सेल में थोड़ा सा छोटा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जो एनर्जी मिलती है, हमें जो पावर मिलती है वो किसकी हेल्प से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से। एक चीज और, इस छोटे से डॉट का नाम नहीं लिखा है, इसका नाम भी मेंशन करिएगा, कहाँ लिख दें इसका नाम, अलग से मैं इसका नाम मेंशन कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ इस सेक्शन में, ठीक है, थोड़ी सी जगह ढूंढ के। यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम, ओके। तो सेम ये चीज यहाँ पर भी मेंशन कर लेना, राइबोसोम, राइबोसोम। तो मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रही हूँ, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी कुछ ऐसी है, हमारे सेल के अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है या सेल को जो एनर्जी मिलती है जिसके कारण हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी को स्टोर करके भी रखता है एटीपी के फॉर्म में, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद गोल्जी, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है सेल के अंदर जो भी रहते हैं। और फिर राइबोसोम, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, जिसे जैसे हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं वैसे हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो फाइनली हमें कहाँ से मिलता है, राइबोसोम से मिलता है, जिसके निर्माण में कई सारी चीजों ने हेल्प करी थी, कई सारे ऑर्गेनल्स ने हेल्प की थी, कोशिकांग ने, जैसे किस चीज ने की थी, तो फिर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस ने की थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने की थी, इसलिए क्या कहलाती है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, राइबोसोम। सो अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर देखूं, चाहे वो हमारी बॉडी का हो चाहे वो एनिमल्स का, प्लांट का हो, दोनों में ही डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है।
और मैंने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सीधे सेकंड क्लास पे जंप थर्ड क्लास पे जंप मत करिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस सेशन को नहीं देखोगे, है ना। ये सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों को बताया गया है वो बिल्कुल बेसिक से बताया है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को ही पढ़ेंगे जिसमें हम सिंगल चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, जैसे अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा सार्थक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी हमारे एसी प्लस के ऐप पर। इसी के साथ साथ अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या मैं कहूँ स्टेट जेईई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे विजय बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे नॉन टेक्निकल में किसी भी सब्जेक्ट को सिंगल पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसे सिंगल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो ये सारी क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी अवेलेबल मिल जाएंगी। सो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके पीडीएफ के बारे में भी मैं आपको अभी बता दूंगी कि पीडीएफ कहाँ मिलेंगी। साथ ही साथ आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेईई का एग्जाम हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, टेक्निकल का या नॉन टेक्निकल का, जिसकी टेस्ट सीरीज आपके लिए हमने अवेलेबल करा कर रखी है, ये आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। तो पढ़ने के साथ साथ टेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोशिश करिएगा कि आप टेस्ट भी जरूर दें। अपने आप को चेक भी तो करना होता है कि हमने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं बट उसी तरीका का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके लिए टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप उसके लिए हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको क्लासेस की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। सो आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया हो। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को और भी ज़्यादा कवर करेंगे, जिसमें हम जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी कोशिका के अंग हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सेशन करते हैं फिर यहीं पर ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।